रीता कौशिक जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज पर एफआईआर नहीं होती, जबकि वो अतुल सुभाष के लेटर में अक्यूज नंबर 1 थी। सारे गलत इल्जाम लगाए हैं, तो जज का कहना था कि तो फिर क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम पर गलत केसेस डाल भी दी तो क्या हो गया, ऐसे ही होता है ना। मैंने फिर बोला कि मैम अगर आपको पता नहीं तो लाखों लोग इन गलत केसेस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते, और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। मीडिया अतुल की वाइफ, सास और साले के अरेस्ट को न्याय की जीत की तरह दिखा रहा है, लेकिन लीगल सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी पर कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के माइलॉर्ड्स को भी लेटर लिखा गया जिसमें करप्शन और पक्षपात के एविडेंस थे, लेकिन वो रहस्यमय तरीके से उसकी गूगल ड्राइव से गायब कर दिए गए। और सबसे बड़ा सवाल, अगर अतुल की जगह अंजलि होती तो क्या सिस्टम का रिएक्शन ऐसा ही होता? मुझे लगता है शायद कैंडल्स कम पड़ जाती। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष के बारे में और भारत का पूरा लीगल सिस्टम कैसे आदमियों के खिलाफ काम करता है। हु वॉज अतुल सुभाष? आप सभी को अतुल के बारे में शायद पता होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूं। अतुल सुभाष बेंगलुरु का एक टेकी था जिसने 9 दिसंबर 2024 को अपनी जान ले ली। लेकिन वो इस सिचुएशन में आया कैसे? उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसकी वाइफ ने उसके खिलाफ 9 केसेस फाइल किए, जिसमें मेंटेनेंस एलिमनी का तो था ही, साथ में 10 लाख दहेज लेने का केस था और वाइफ के फादर की डेथ के लिए अतुल को जिम्मेदार ठहराया गया। और अतुल को इंजस्टिस के लिए लड़ना एक बुरा सपना साबित हुआ, क्योंकि अतुल के लिए ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं था, उसके लिए इज्जत की लड़ाई। एक आदमी जब हार जाता है तो उसको जस्टिस की उम्मीद सिर्फ कोर्ट से होती है, और यहाँ एक कोर्ट रूम जो इंसाफ देने के लिए बनी है, वही एक विक्टिम को मेंटली और फाइनेंशियली तोड़ करके रख देती है। ऐसा ही है हमारा लीगल सिस्टम। कॉर्पोरेट में एक एम्प्लॉय को साल में 20 से 24 छुट्टियां मिलती हैं, और सुभाष को एक साल में कोर्ट से 120 तारीखें मिलती हैं, जो कि उसकी छुट्टियों से 10 गुना ज्यादा है। आदमी एक बार ये भी सह ले, लेकिन जो कोर्ट के अंदर उसके साथ हुआ वो किसी को भी तोड़ के रख सकता है। अतुल के नोट के अकॉर्डिंग 21 मार्च 2024 को कोर्ट रूम में जब उसकी वाइफ बोलती है तुम भी मर जाओ, तो जज इस पे हंस पड़ती हैं। एक इंसान जो अपनी डिग्निटी के लिए लड़ रहा हो, उसके दर्द का मजाक कोर्ट रूम के अंदर जज ही बना रही हैं। मैंने फिर बोला कि मैम अगर आपको पता नहीं तो लाखों लोग इन गलत केसेस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते, और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। रीता कौशिक अतुल से 5 लाख की डिमांड भी करती हैं केस सेटल करवाने के लिए। ये अतुल ने एलिगेशंस लगाए हैं। तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा दूँ, 5 लाख रुपए तुम दो मुझे, और मैं तुम्हारा केस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में। और ये पहली बार था जब अतुल को लगा कि लाइफ खत्म कर लेनी चाहिए, और इसीलिए उसने अपनी बीवी को नहीं, जज को नंबर 1 इंस्टिगेटर बोला। लेकिन एफआईआर में जज का नाम क्यों नहीं था? उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इसका रीजन है जुडिशियल प्रोटेक्शन। जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 के अकॉर्डिंग अगर एक जज अपनी जुडिशियल ड्यूटी में कोई डिसीजन लेता है तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जा सकता। ऑल्सो सेक्शन 77 ऑफ आईपीसी कहता है जुडिशियल कैपेसिटी में लिए गए सारे डिसीजंस के लिए किसी भी जज पर एफआईआर या अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर किसी जज के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकता है, लेकिन प्रोसेस बहुत ही लंबा और जटिल है। कंप्लेंट हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सबमिट करना होता है विद एविडेंस, और फिर इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। अगर एलिगेशंस प्रूफ होते हैं तभी एक्शन होता है, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, इंक्वायरी की फाइंडिंग्स कभी भी पब्लिक नहीं होती, जो ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस सिस्टम पर भरोसे को इम्पैक्ट करती हैं। कंप्लेंट करने के लिए इतना लंबा और स्लो प्रोसेस है कि लोगों का सिस्टम पर से भरोसा ही उठ जाता है, और इसलिए अतुल ने कई महीने पहले अपनी लाइफ खत्म करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि उसको लगता था कि इंडियन लॉ जिंदा लोगों की नहीं सुनता। अतुल का केस अकेला नहीं है, हर साल हजारों आदमियों को एक तरफा लॉज और करप्ट सिस्टम की वजह से इंसाफ नहीं मिलता। कर्नाटका का एक केस बताता हूँ। एक औरत ने 7 बार शादी करी और हर शादी में 6 महीने से 1 साल के अंदर डाइवोर्स ले लिया और एलिमनी भी क्लेम की। जब 7वीं बार जज के पास पहुंचे तो जज भी शॉक था कि लीगल सिस्टम का आप मजाक बना रहे हो, लेकिन लड़की पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। एक दूसरा बहुत ही फेमस केस है निशा शर्मा का। 2003 में निशा शर्मा ने अपने दूल्हे पर दहेज के लिए केस फाइल किया, जो इंटरनेशनल हेडलाइंस बना। लेकिन 2012 में कोर्ट ने इस केस को फेक डिक्लेयर किया, क्योंकि निशा ने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए फेक केस लगाया था। तब तक लड़के का पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था, लेकिन निशा पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। ऐसे हजारों केसेस बता सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में दहेज की वजह से औरतें एक्सप्लॉइट नहीं की जाती, और बहुत से केसेस रियल भी होते हैं। लेकिन लीगल सिस्टम में लूप होल्स की वजह से आजकल एक ट्रेंड बन गया है आदमियों को एक्सप्लॉइट करने का। कुछ डेटा शेयर करता हूं। आईपीसी का सेक्शन 498A, डाउरी हैरेसमेंट केसेस में 74% आदमी बरी हो जाते हैं फेक केसेस की वजह से, लेकिन तब तक एक्यूज्ड जो कि आदमी होता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये लॉ सिर्फ वुमेन को प्रोटेक्ट करता है, जबकि स्टडीज दिखाती हैं कि मेन भी अब्यूज को फेस करते हैं।
मेल विक्टिम्स के लिए कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। बच्चों की कस्टडी की अगर बात करूं तो वो कोर्ट अक्सर मदर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, चाहे फादर कितना ही इमोशनली और फाइनेंशियली कैपेबल हो। पॉश ऑफ वुमेन्स एक्ट 2013, ये एक्ट सिर्फ वुमेन को वर्क प्लेसेस में सेफ करता है, लेकिन यहाँ पर आदमियों की कोई बात नहीं की जाती। जबकि वायकॉम 18 ने 2013 में एक सर्वे किया था जिसके अकॉर्डिंग 43% कॉर्पोरेट में काम करने वाले आदमी कभी ना कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस कर चुके हैं। एनसीआरबी की डेटा के हिसाब से फैमिली डिस्प्यूट्स और फॉल्स एलिगेशंस के चलते 33% आदमी अपनी जान दे देते हैं। हजारों केसेस है जो मीडिया में कभी रिपोर्ट तक नहीं होते। अतुल के केस ने एक चीज बहुत क्लियर कर दी है कि हमारे लीगल सिस्टम को अर्जेंटली रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये कुछ सॉल्यूशंस है जो मुझे लगता है कि सिस्टम में बैलेंस ला सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट के लॉज जनरल न्यूट्रल होने चाहिए जो हर विक्टिम को प्रोटेक्ट करें, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर। इक्वालिटी हर जगह होनी चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी है तो जो लॉज का मिसयूज करते हैं उनके अगेंस्ट पनिशमेंट में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। जजेस के लिए इंडिपेंडेंट ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि करप्शन और बायस को एड्रेस किया जा सके। और फाइनली नेशनल वुमेन कमीशन जैसे नेशनल मेन कमीशन, राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाया जाए जिससे आदमियों पर होने वाले हैरेसमेंट पर आवाज उठ सके। लेकिन ये वीडियो खत्म करने से पहले बस एक लास्ट बात समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि आदमी होता कौन है। हर के लिए ये डेफिनेशन अलग हो जाती है। पेरेंट्स के लिए एक छोटा बच्चा चाहे उम्र 40-50 क्यों ना हो गई हो, बहन के लिए एक शैतान भाई, रिस्पॉन्सिबल भाई, कुछ भी हो सकता है, बेटा बेटी के लिए सुपर पावर वाला शक्तिमान जो कुछ भी कर सकता है, वाइफ के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, पर खुद एक आदमी के लिए वो एक ऐसा इंसान की तरह है जो अपने सपने भूल करके अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन आज कुछ लालची लोग और बायस्ड लॉज की वजह से एक आदमी की आइडेंटिटी एक एटीएम मशीन तक लिमिटेड है और इसके पीछे है सिर्फ हमारा फील्ड लीगल सिस्टम जिसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, हमारे लॉज जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए? अपनी बात कमेंट्स पे बताना ताकि हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ा सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी या कुछ भी फीडबैक है तो जरूर शेयर करना।